नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेज में। तो दोस्तों, आज अपने कर रहे हैं कक्षा 10 की मैथ और चैप्टर नंबर 2 और अपने कर रहे हैं आरबीएसई सिलेबस और हिंदी मीडियम के अंदर, ठीक है ना। तो अपने पूरा सिलेबस करने वाले हैं और लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे घर पे बैठे मैथ नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जितने भी आपके टच में उनसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास का लाभ मिल सके। तो देखिए, अपना जो चैप्टर है उसका नाम है सेकंड जो चैप्टर है, ठीक है ना। आपने एक बार सेकंड कर लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। आप हमारे से जुड़ के पूरा मैथ आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियरली। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 और क्लास 10th की मैथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है ना, ये आपको मैं एक बार चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। उसके बाद में बिल्कुल अपने सबके अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे कि कौन सी संख्या क्या होती है और किस प्रकार से एग्जाम्पल पे हमने उसको यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो इनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। उसके बाद में इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और सेकंड है इरेशनल यानी कि ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसको अपरिमेय हिंदी में कहते हैं और इसको कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को आगे दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है ना। आगे अपने सबकी डेफिनेशन देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो फिर होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न, यानी कि जो अपने बटा वाली संख्या पढ़ते हैं उनको भिन्न कहते हैं। और फिर इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है ना। इंटीजर यानी कि इनको कहते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, हिंदी में इनको कहते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंटीजर जो नेगेटिव बोले तो माइनस वाले, एक होते हैं होल नंबर यानी कि हिंदी में इनको कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या। तो सबकी अपनी डिटेल में चर्चा करेंगे। और होल नंबर होते हैं, इसके आगे दो पार्ट होते हैं, एक तो जीरो को अलग कर दिया जाए और एक नेचुरल नंबर अलग कर दिया जाए, है ना। तो नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दिया जाए तो होल नंबर बनता है, और इनको अलग अलग कर दिया जाता है तो जीरो अलग, नेचुरल नंबर अलग, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देखें, रियल नंबर के दो पार्ट थे, रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अप्रमेय। और फिर रेशनल यानी कि परिमेय संख्या के दो पार्ट थे, फ्रैक्शन और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इसके दो पार्ट है, नेगेटिव और होल नंबर। और होल नंबर के टू पार्ट है, जीरो और नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब देखते हैं अपने कि ये होते क्या, इनकी अपने बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल काम आने वाली चीज़ें हैं। और ये आपकी बेसिक जानकारी आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अपने पहले पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के दो पार्ट थे, परिमेय और अप्रमेय। तो यहाँ पे देखिए उसमें एक संख्या और होती है जिसको अपने दूसरी काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक संख्या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है ना। और दूसरा होता है जिसके अंदर अभी अपने इसमें देखा नहीं था, वो उसको कहते हैं काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो देखिए क्या होता है, आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं यानी कि जितनी संख्याएं अपने यूज में लेते हैं, कैलकुलेशन मेथ करते हैं, जब भी कैलकुलेशन में जितनी भी आम गणनाओं वाली यूज में संख्या आने वाली है, जैसे कि 1, 0, 2/3, रूट के अंदर 3/4 आदि संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो ये आपकी क्या होगी, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर की डेफिनेशन। इनको आप आसानी से नोट करके लिख सकते हो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी संख्या का वर्ग बोले तो रूट, जिसको अंडर रूट अपने कहते हैं, अगर वो ऋणात्मक है तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, अवास्तविक, जिनको अपने क्या कहते हैं, काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर। तो अवास्तविक संख्या आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर माइनस में कोई भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए, जैसे -1, -4, -3/4, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए, तो उस प्रकार की ये कुछ संख्याएँ होती है, ठीक है ना। ये कुछ संख्याएँ होती है जिनको अपने क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएँ, इस प्रकार की, ठीक है ना। तो ये अपने पढ़ लिया वास्तविक क्या होती है, चैप्टर अपना है वास्तविक संख्या। तो ये अपने बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं। फिर अपने वास्तविक जो संख्या थी, देखिए इधर इसमें वास्तविक संख्या थी, उसके अपने दो पार्ट पढ़े थे, एक तो रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अप्रिमेय संख्या, ठीक है ना। तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। परिमेय
और दूसरी है अपरिमेय संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अप्रिमेय। परिमेय संख्या को P बटा Q यानी कि भिन्न के रूप में, जिनको बटा के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि Q इज़ नॉट इक्वल 0, यानी Q इज़ नॉट इक्वल, यानी कि ये चिन्ह होता है नॉट इक्वल का, यानी कि ये इसके बराबर है, यानी कि x Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर Q का इसके अंदर भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनिट हो जाएगा, तो पूरी परिघटना अपनी गलत साबित हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी Q का मान 0 नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि जो अपरिमेय संख्या होती है उनको इस रूप में नहीं लिखा जाए, बोला नहीं, संख्याओं को नहीं मतलब P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकता, ठीक है ना। इनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इनको जो अपरिमेय संख्या होती है इनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब उदाहरण की बात करते हैं, यानी कि देखिए साधारणतः वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ठीक नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि √2, √3, √5, √7/11 आदि के अंडर सही ढंग से नहीं निकाल सकते, तो ये सी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय। और अन्य संख्या जैसे 2.3, -3, 7/12, √4, 7 में यहाँ पे अपने देखें 63, ठीक है ना, क्योंकि इसे डिवाइड करें तो 1/9 यानी कि 1/3 आ जाएगी। तो ये संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय और अप्रिमेय। एक बार फिर से देखेंगे, परिमेय संख्या वो होती है जिनको P बटा Q के रूप में हमने लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जिनका ठीक से अंडर रूट अपने नहीं निकलता है, वो संख्या अपरिमेय कहलाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए आगे दे रखा है, फिर अपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, यानी कि लास्ट में पढ़ा था जीरो और नेचुरल नंबर। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये सब, यानी कि शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 से, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 1 से शुरू होकर आदि सब संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में से शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, अभी तो इनमें शामिल नहीं है जीरो, तो अगर शामिल नहीं है तो ये क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। और यदि इनमें शून्य को शामिल कर लिया जाए, अर्थात ये 1 से पहले क्या लगा दिया जाए, 0, 1, 2 ये सब संख्याएं, ठीक है ना, तो क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। अपने को इतना ही देखना, आगे भी आप देख सकते हो P बटा Q के रूप में जो संख्या होती है उनको परिमेय अभी कहते हैं, और उनको भिन्न कहते हैं, जिनको फ्रैक्शन पढ़ा था ना, फ्रैक्शन यानी कि बटा वाली संख्या, जिसको अपने नॉर्मली कहते हैं बटा वाली संख्या, वो भिन्न कहलाती है, जैसे 7/12, 13/11, 124। तो अब फ्रैक्शन के भी आगे पार्ट होते हैं, अनुचित और उचित, ठीक है ना, मिश्र भिन्न, तो उसके बारे में फिर कभी अपने डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर देखिए थोड़ा सा अपना संख्या रेखा से इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। संख्या रेखा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से होता है ये। अब देखिए थोड़ा सा एक बार पूर्णांक और देख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक, ठीक है ना, पूर्ण संख्या में क्या हो, ऋणात्मक। पूर्ण संख्या अपने पढ़ी थी कि 0 यानी कि प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर उनमें अगर 0 मिला जाए तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। और यदि पूर्ण संख्याओं में, अब देखिए पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक थी, यानी कि 0 से लेके इधर पॉजिटिव वाला नंबर, ठीक है। लेकिन इनमें यदि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक बोले तो माइनस वाली, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्या को मिला दिया जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक, यानी कि +1, +2, -1, -2, ठीक है ना। इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर लाइन रेखा से देखें इसको, तो देखिए ये 0, अब अपने पढ़ा था 0 से इधर वाली सब संख्याएं 0 सम्मिलित कर रहे हैं तो ये कहलाएगी, इधर कंटिन्यू तो कहला रही थी ये पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। क्या कहला रही थी, पूर्ण संख्या। और यदि अपने 0 निकाल रहे थे, यहाँ से अगर शुरू करें, अगर 1 से शुरू कर रहे तो क्या कहला रही थी, अपनी प्राकृत संख्या कहला रही थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। एक बार फिर से देखेंगे, यदि 0 से लेके इधर वाली सब धनात्मक संख्याएं 0, 1, 2 इस प्रकार से चलते हैं, ये तो कहला रही थी पूर्ण। अगर 0 यहाँ से निकाल दिया जाए और 1 से शुरू लेके चल रहे हैं तो ये कहला रही थी आपकी प्राकृत संख्या। और इन संख्याओं में, यानी कि धनात्मक संख्याओं में इधर वाली ऋणात्मक संख्या भी मिला दी जाए, यानी कि माइनस वाली 0 से दूसरी तरफ वाली, तो इन सबको सम्मिलित रूप से अपने क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसको भी थोड़ा देख लें, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से जो शुरू होकर चलती है वो सब क्या कहलाती है, 1, 2, 3, 4 ये सब प्राकृत संख्या। और यदि इनमें क्या कर लिया जाए, यदि इनके अंदर अपने क्या कर लेते हैं, 0 और मिला लिया जाए, ठीक है ना, 0 अपने मिला लेते हैं, तो 0 मिला लिया जाए तो ये क्या बन जाती है, आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ये अपने पढ़ लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, इनकी बेसिक जानकारी चैप्टर के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। ये आपको
ये आपको बेसिक जानकारी हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए चैप्टर के बारे में अपने बात करते हैं। चैप्टर के अंदर अपने को दे रखा है, तो देखिए चैप्टर के अंदर अपने को दे रखा है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो चैप्टर जो अपना है वो इसी पे टिका हुआ है, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये थ्योरम है। जो थ्योरम क्या होती है एक्चुअल में, और ये किस प्रकार से बनी है, और क्वेश्चन अपने इसकी सहायता से किस प्रकार से आसानी से करने वाले वो देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यदि ये बोल रहा है यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाली संख्या, ठीक है ना, प्लस वाली संख्या अपने, ठीक है ना, प्लस वाली संख्या जिनको अपने क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, यानी कि प्लस वाली बात कर रहे थे ना। बोला धनात्मक पूर्णांक हो तो ए और बी धनात्मक है, यानी कि माइनस वाले नहीं होने चाहिए। तो दो ऐसी संख्या, दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू व आर इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो इज़ ग्रेटर देन, ये चिन्ह होता है बड़ा का, ठीक है ना, ये होता है बड़ा, यानी कि इधर वाली संख्या क्या होगी, ये तो होगी छोटी, जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो तो होती है छोटी, और जिस तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं, यानी कि ये होगी आपकी ग्रेटर देन, ये होगी लेस देन, ठीक है ना। तो ये जिस तरफ खुल रहा है उसको उस तरफ उसको ग्रेटर देन, यानी कि और जिस तरफ बंद हो रहा है उस तरफ अपने यूज़ करेंगे लेस देन, ठीक है ना, लेस देन मतलब इसकी तुलना में ये छोटी है, ठीक है ना। तो देखिए जीरो इज़ लेस देन एंड इक्वल, यानी कि नीचे ये वाला चिन्ह होता है ना, इसकी ये होता है बराबर का, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह बराबर का होता है। तो जीरो इज़ लेस देन इक्वल आर, या फिर यूँ कह सकते हैं आर इज़ ग्रेटर देन, ठीक है ना, आर इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो, और आर इज़ लेस देन या छोटा है बी से, यानी कि जीरो छोटा है आर से और आर छोटा है बी से, या यूँ कह सकते हैं बी बड़ा है आर से और आर बड़ा है जीरो से, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रमेयिका सभी पूर्णांक शून्य को छोड़ के प्रयुक्त हो सकती है, ये बोला शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे ये प्रमेयिका लागू हो सकती है। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये कहाँ से आया, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया ये अपने पढ़ा है। अब देखिए अपने एक चीज़ पढ़ी है यहाँ पे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आया कहाँ से, ठीक है ना, जिसको अपने क्या कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए अपने बचपन में भाग तो बहुत किए हैं, क्या किए, भाग, तो भाग करने का एक नियम होता है। अब इस नियम का आप बोलोगे सर कौन सा नियम, भाग तो हमने किया लेकिन नियम कौन सी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से अपने ये पता लगाते थे कि जो आपने भाग किया है, ठीक है ना, जो भाग आपने किया है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। आपने भाग कर लिया लेकिन आपको चेक करना है कि आपने जो भाग किया वो सही है या गलत है। तो जिस नियम की सहायता से या जिस फॉर्म की सहायता से आप जो ज्ञात करते थे उसको कहते थे अपने भाग नियम, ठीक है ना, क्या कहते थे, भाग नियम। अब क्या होता है ये भाग नियम, इसकी अपने चर्चा करते हैं। अपने जैसे कोई भी भाग दे दिया, मान लो अपने पास संख्या क्या थी, अपने पास संख्या थी 32, ठीक है ना, 32 संख्या थी और 32 के अंदर मैंने बोला 8 का भाग दे दो, 32 में 8 का भाग। तो देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें निकल के आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या क्या, फर्स्ट बात तो ये है कि भाग देने के लिए कम से कम अपने पास कितनी संख्या होनी चाहिए, भाग करने के लिए 2 संख्या, 2 संख्या से मतलब जैसे 32 और 8, कम से कम अपने पास यानी कि 2 संख्या होनी चाहिए भाग करने के लिए, नियम जरूरी है, ठीक है ना। ये अगर नहीं होती अपने भाग कैसे करेंगे, एक संख्या से तो भाग कर नहीं सकते, ठीक है ना, एक संख्या से तो अपने भाग कर नहीं सकते।
और दूसरी क्या होती है, इसमें अगर दो संख्या है, अगर पहली ए है दूसरी बी है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि एक संख्या दूसरे क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, बड़ी हो जाएगी। बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना, 8 में जैसे 8 में 8 का भाग देना हो अपने को, ठीक है ना, 8 में 8 का भाग देना हो तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। बराबर भी तो हो सकता है, ठीक है ना, ये कंडीशन, ये कुछ दो बातें। अब देखिए भाग देते हैं अपने, ठीक है ना, जो चीज़ बात कर रहे थे उसके बारे में अपने देते हैं भाग। तो देखिए मैंने क्या दिया, 32 में 8 का भाग, 32 में 8 का भाग। अब देखिए में 32 में, यानी कि जो संख्या बड़ी थी उसको लिखा अंदर, यानी कि 32 में 8। अब जो संख्या, ये कुछ वर्ड है जो बता रहा हूँ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी से अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनेगा। 32 में भाग दिया, जिसको अपने अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं अपने भाज्य, उसको बोलते हैं भाज्य। और जिसको अपने यहाँ लिखते हैं, जिस संख्या का, इसका अपने इसमें भाग दे रहे हैं, 8 का 32 में भाग दे रहे हैं, और जिसका भाग दिया जाता है उसको अपने कहते हैं भाजक, ठीक है ना। अब देखिए दो संख्या और आएगी, वो कैसे आएगी, आपने 8 का 32 में भाग दिया तो कितने तक गया, 8 चौके 32, पूरा चला गया। आपने इधर माइनस किया तो कितना आया, 0। ये आपका क्या बचा, ये आपका बच गया शेषफल, और ये आपका आ गया भागफल, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, भागफल। तो यहाँ पे देखो 4 चीज़ें निकल के आई है, 4 कौन कौन सी, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको भाग चेक करना हो कि आपने भाग सही किया या नहीं किया, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो वो देखते हैं। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आपने जो भाग किया है वो सही किया या गलत किया, तो आप क्या करते हो, आपने जो भाजक लिया था, जिस संख्या का आपने भाग दिया था, ठीक है ना, आप देखते हो कि आप 8 जो भाजक आपने और जो आपका भाग, इन दोनों का गुणा करते हो, और जो यहाँ पे बचता है शेषफल, जो आपके पास शेषफल बचते हो, इन सबको, इनको तो आपने क्या किया, गुणा, और जो शेषफल बचता है वो करते हो प्लस, और फिर देखते हो कि क्या ये 32 के इक्वल आ रहा है, 32 के इक्वल आ रहा है। तो आपने क्या निकाला, 8 चौका 32 बराबर 32। तो यहाँ से क्या निकल गया कि दोनों तरफ 32 आ रहा है, इसका मतलब जो आपने भाग किया है वो क्या है, सही है। तो यहाँ से अब एक चीज़ निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है वो देखिए, यहाँ से निकल के आ रहा है कि सर हमारे पास भाग, हमने जब चेक किया था तो हमने एक तरफ जो अंदर लिखा था उसको बोला था भाज्य, उसको अपने भाग को चेक करने के लिए जो भाज्य था उसकी वैल्यू लिखी थी एक तरफ, और एक तरफ हमने लिखा था भाजक। क्या लिखा था, भाजक, और भाजक का जब गुणा किया था भागफल से, और फिर इनमें प्लस किया था शेषफल, तब हमें पता चला था कि हमने जो भाग किया है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों देखिए जो अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, वो यहीं से बना है। यहीं से कैसे बना है, उसने देखिए भाज्य, जो अपना भाज्य है उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए, ठीक है ना। जो अपना भाजक है उसको नाम दे दिया बी, ठीक है ना। और जो अपना और देखिए जो अपना है भागफल, ठीक है ना, जो अपना भागफल है उसको नाम दे दिया Q, और जो अपना शेषफल है उसको नाम दे दिया R, उसको नाम दे दिया R। R बोले तो रिमाइंडर शेषफल, भागफल बोले तो क्वोशिएंट यानी कि भागफल, ठीक है ना। B भाजक, A भाजक। अब देखो इनको
एक साथ में लिखता हूँ। कैसे लिखिए, a बराबर b गुणा q प्लस r। तो देखिए ये बन गया। और इसी को इसने क्या कहा है, इसी को कहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कह दो या यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो अपने यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है कि ये क्या कहानी क्या थी। दोबारा से देखेंगे इसको कि सर अपने जो भाग देते हैं जैसे कि बाहर जो संख्या लिखी जाती है उसको अपने क्या कहते हैं, भाजक। और जिसको अंदर लिखते हैं बड़ी संख्या जिसके अंदर भाग दिया जाता है, यानी कि 32 में भाग दे रहे तो 32 को अपने लिखेंगे भाज्य। ये चारों वर्ड आपको याद रखने हैं। दो चीज़ तो याद रहती है अपने को, भागफल और शेषफल पता है, लेकिन भाज्य और भाजक कम बच्चों को पता होता है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि भाजक क्या और भाज्य क्या। तो देखिए यहाँ से अपने बनाया कि भाज्य, ये मैंने आपको बेसिक बताई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद तो इसी चीज़ को रखना है, ठीक है ना, इसी चीज़ को, बस ये अपने काम किया। लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि ये आया कहाँ से। तो ये इस प्रकार से अपने को प्राप्त हुआ, ठीक है ना, इस प्रकार से अपने को प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और एक कंडीशन और थी अपने पास कि कंडीशन क्या थी अपने पास, कंडीशन ये थी, इसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार। कंडीशन ये थी अपने पास कि r होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर। तो r बोले तो क्या होता है, शेषफल। r बोले तो शेषफल। तो r शेषफल हमारे पास 0 हो सकता है और 0 से बड़ा। शेषफल कभी भी अपने पास माइनस में नहीं आता है, ठीक है ना। और जो शेषफल होता है वो हमेशा जो अपने पास b होता है या भाजक होता है उससे कम होएगा। क्या होएगा, कम होएगा, उसके बराबर भी उससे कम होता है, ठीक है ना। शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। ये चीज़ मैं लिख देता हूँ कि जो शेषफल होता है, ठीक है ना, जो अपने पास शेषफल होता है, शेषफल हमेशा धनात्मक होएगा, ठीक है ना। क्या होएगा, धनात्मक। धनात्मक बोले तो हमेशा जिसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपने क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से अपने को इसकी सहायता से अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 81 और 237 का महत्तम समावर्ती HCF, ठीक है ना। क्या है, HCF। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 81 और 237 का महत्तम समावर्ती यानी कि HCF बताओ यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा। तो देखिए ये HCF एक टर्म और आ गया, ठीक है ना। तो HCF जो टर्म है ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो देखिए अपने जब 8th 6th 7th क्लास में थे तो आपने अभाज्य गुणनखंड किए होंगे। क्या किए होंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से आपने काफ़ी होंगे। और फिर आपने 2-2 के जोड़े बनाए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से 2-2 के जोड़े बना के, 2-2 के जोड़े बना के, ठीक है ना, 2-2 के जोड़े बना के कॉमन, और फिर आपने उसकी मैक्सिमम घात ली होगी, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे अपने पास एक संख्या है, मान लो 32, ठीक है ना, 32, और एक संख्या है
16। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनका HCF बताओ, ठीक है ना, HCF। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले 2 से इसके बारे में बिल्कुल अपनी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इस पे जब अगला टॉपिक है वो बिल्कुल इसी पे है, तो अपने इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको इसका पता चल जाए। बाकी अपने डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 16, और फिर 2 से डिवाइड किया तो 8, और फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2, और फिर 2 से किया तो 1। इधर किया तो 2 से 8, 2 से किया तो जब तक 2 से जा रहा है तो अपने 2 से करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 2, 2, 1। अब देखिए आपसे पूछा है कि 32 और 16 का HCF। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 2 की पावर, यानी कि पावर जितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, तो 32 बराबर 2 की पावर 5, ठीक है ना। और फिर इधर आ रहा है 16 बराबर 2 की पावर 4। तो जब आप HCF निकालते हो तो आप क्या करते हो, आप जो इसकी कॉमन जो गुणनखंड है वो उठाते हो। तो यहाँ पे देखिए एक ही गुणनखंड है, आपने कितना उठाया 2, और फिर आप क्या लेते हो इसके अंदर मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर कितनी है 4, यानी कि इसका HCF क्या होएगा, HCF हो जाएगा इसका 60, ठीक है ना। कॉमन संख्या लेनी है और फिर जो कॉमन है उनकी मिनिमम पावर लेनी होती है ना, कॉमन की मिनिमम पावर, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अपना क्या हो गया HCF। तो देखिए अपने को अब इसने अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं पूछा, अपने से पूछा यूक्लिड विभाजन या भाग विधि से, इसको भाग विधि भी बोल सकते हैं। तो अपने को HCF बताना है, तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसको किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अपने पास 2 संख्या है, एक तो 81 है और दूसरी है देख लेते हैं दूसरी संख्या अपने पास क्या है 237, है ना। दूसरी संख्या है अपने पास 237। तो आपको देखिए बिल्कुल टर्म टू टर्म बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, चरण वाइज जिसको अपने बोलते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले जब अपने भाग करते हैं तो एक कंडीशन देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए अपने को पता चल रहा है कि 237 है, वो क्या है बड़ा है। तो मैंने आपको ग्रेटर देन और लेस देन 2 चिन्ह बताए थे। तो देखिए जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ उसका मुंह खोलते हैं और जिस तरफ छोटी होती है उस तरफ बंद होता है। अब देखिए 237 बड़ा है किससे 81 से। और आपको एक बात और ध्यान रखनी कि जो 2 संख्या दी जाए उसमें जो बड़ी है वो तो आपका होता है, अगर मैं भाग नियम के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो वो होता है आपका भाज्य, और इसको यूक्लिड विभाजन में अपने क्या लिखा था A, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो बड़ा मान है वो किसका है 237, और जो छोटा मान है इसको अपने क्या लिखा था भाग नियम के अकॉर्डिंग लिखा था भाजक, और यहाँ पे अपने क्या लिखा था उसको B। तो जो छोटा मान है वो आपका B का होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको यूक्लिड विभाजन थोड़ा सा याद रखना है। यूक्लिड विभाजन क्या थी अपने पास, मैं लिख लेता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। क्या थी, ये थी अपने पास A बराबर BQ प्लस R। इसकी सहायता से आप किस प्रकार से निकालो वो देखते हैं ना। तो देखिए अब अपने पास A की वैल्यू दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल टाइम स्टेप वाइज चलता है, और इसी प्रमेय की सहायता से आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। 237 को आपने यहाँ लिखा, और दूसरा वैल्यू किसका था B का, यहाँ पे A की वैल्यू लिख दा, और B की वैल्यू अपने पास कितनी है 80। अब देखिए इसके मल्टीप्लाई में क्या है Q और प्लस में है R। अब देखिए Q क्या होता है आपके पास भागफल। तो आपको ध्यान रखना है कि Q आपके पास क्या है भागफल, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जब तक याद नहीं होगा आप बिल्कुल
कर नहीं पाओगे। क्यों? तो भागफल कब आता है? भागफल जब आप किसी संख्या के अंदर दूसरी संख्या का भाग देते हो तभी भागफल आता है ना। तो आपने क्या किया, ये दो संख्या है, आप भाग दे दोगे। 337 के अंदर 81 का आपने भाग दे दिया, तो इसका भाग दोगे तो कितने तक जाएगा? 2 तक जाएगा। 2 तक जाएगा तो कितना आएगा? 2 और 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी कि 8 × 2 और 8 162 आएगा। ठीक है ना, भाग दोगे। तो आपने क्या किया, भागफल कितना आया? भागफल इसको आया आपके पास 2, और शेषफल में कितना बचा? शेषफल में आपके पास बच जाएगा 70। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा, ये आपका रफ कार्य है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? रफ कार्य। इसको आपको फेयर में नहीं करना, ये बिल्कुल आपका रफ कार्य है, मैं बता रहा हूँ आपको साथ के साथ। अब देखिए आपने क्या किया, 237 और 81 दे रखा था, आपने भाग दिया इसमें 81 का 237 में इस प्रकार से, तो 2 तक चला गया और बचा कितना? 75। अब देखिए जो बच रहा है उसको आपने कुछ नहीं करना, ये आपका प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक आपके पास 75 बराबर 0 ना आ जाए। इसका मतलब ये 75 जो ये आपका बच रहा है शेषफल, तो शेषफल जब तक आपके पास 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना, चलता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 75 इज नॉट इक्वल 0 बराबर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? बस इसको आगे तक लेके जाओगे। ठीक है ना, आगे किस प्रकार से वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक चीज़, जब नेक्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। ठीक है ना, प्रथम चरण था फर्स्ट, इसके बाद सेकंड चरण में क्या करोगे? अब आप जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो आपके पास संख्या चेंज हो जाएगी। जो आपके पास 81 था वो आपका इधर आ जाएगा, यानी कि वो आपका अब क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। ठीक है ना, वो आपका बन जाएगा भाज्य, और जो आपका शेषफल था वो आपका बन जाएगा भाजक। समझ में आ रहा है ना? जो आपके पास पहले, अगर मैं यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो आपके पास पहले b था वो अब a बन गया है, और जो आपके पास r, ठीक है, शेषफल होता है आपका r होता है, वो आपके पास बन गया है b। अब वही प्रोसेस आपको करना है वापस। ठीक है ना, आपको 81 के अंदर 75 का भाग देना है। कितने तक जाएगा? 1 तक जाएगा। 75 एकम 75। ठीक है ना, तो भाग कितने तक गया? 1 तक, और शेषफल कितना बच गया? 6 तक। अब देखिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा ये चलता रहेगा। तो 6 होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। तो एक बार फिर करेंगे इसको, अपने एक बार फिर करेंगे और संख्या चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो आपके पास पहले 75 b था वो अब a बन गया है। क्या बन गया? a। और जो आपके पास 6 r था वो आपके पास b बन गया। अब 75 के अंदर 6 का भाग, इधर रफ कार्य कर रहा हूँ ना, 75 के अंदर आप 6 का भाग दोगे। ठीक है ना, तो कितने तक जाएगा? 12 तक। 12 छिक 72, कितना बचेगा? 3 बच रहा है। कितने तक दिया आपने? 12 तक, और बचा कितना? 3। ठीक है ना, तो 3 होता है वो 0 के बराबर। फिर नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा, तो अपने फिर करते चलेंगे इसको, फिर करेंगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपके पास संख्या फिर चेंज होगी। आपको नेक्स्ट जब भी स्टेप आए तो संख्या बदल देनी है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। अब आपके पास a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा 3। ठीक है ना, r को लेना है, इसको मत ले लेना क्योंकि गलत हो जाएगा अदरवाइज़। अब आपको भाग दोगे 6 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितने तक जाएगा? 2 तक। आपने 2 तक भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 3 दूनी 6, यानी कि 0। तो आपका कितना बच गया? 0। अब देखिए, आप देख सकते हो कि 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि शेषफल आपका 0 आ गया। जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तो आपका यूक्लिड विभाजन जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, और जो ये वाला, यानी कि इसको क्या लिखते हैं अपने यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग, इसको अपने लिखते हैं b, इसको लिखते हैं b। जो आपका b है लास्ट स्टेप के अंदर, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम
अंतिम चरण में, अर्थात जब शेषफल 0 आ जाए, यानी कि अंतिम चरण, ये वाला अंतिम चरण जब आपके पास क्या आ जाए, जब आपके पास शेषफल क्या हो जाए 0, यानी कि 0 बराबर 0 वाली कंडीशन आ जाए, उस चरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस चरण में आपको क्या लेना है, उस चरण में, वो आपका अंतिम चरण, उस चरण में उस शेष r बराबर 0 हो तो उस चरण का b आपका HCF होगा, ठीक है ना। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं है। तो उस चरण का जो आपका HCF होगा वो कितना होएगा, यानी कि अंतिम जो आपका चरण है उसके अंदर HCF कितना है, B आपका कितना है, ये आपका है 3, ये आपका क्या है 3 है, ठीक है ना। ये आपका कितना है 3, तो ये आपका हो जाएगा अंशवर, और ये आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका के द्वारा आपने अंशवर निकाल लिया, ठीक है ना, अंशवर निकालिए। ये आपको एक बार देखेंगे इसको दोबारा से, इस चरण में आपने भाग दिया, और ये इस चरण का बी अंतिम चरण में, अर्थात जब शेषफल 0 हो, यहाँ पे 0 हो जाए, तो उस चरण का जो आपका बी यानी कि भाजक, ठीक है ना, भाजक का आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे HCF कितना आया 3, एक बार फिर से आप देख सकते हो, ठीक है ना, एक बार फिर से देख सकते हैं कि 81 और HCF आपको ये इस प्रकार से क्रम से करते रहना है, ठीक है ना। पहले ये स्टेप आपको दो बड़ी संख्या इज ग्रेटर देन ये लिखना है, ठीक है ना, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है, A बराबर BQ प्लस R, और फिर आपको इस क्रम में चलते रहना। 287 एक बार फिर से देखेंगे, 237 के अंदर 81 का आपने भाग दिया तो कितना आया 2 तक गया, और शेषफल कितना बचा 75 इज नॉट इक्वल 0, तो एक बार फिर करोगे, और अब आपके पास संख्या बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी, जो आपके पास B था वो आपका A हो जाएगा, A यानी कि इधर वाली संख्या A होती है, और यहाँ पे जो संख्या थी वो इधर चलेगी, इधर जो R होगा शेषफल वो आपका 75 आ जाएगा। 75 का फिर आपने 81 के अंदर भाग दिया, 1 तक गया, कितना बचा 6, और 6 होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। फिर आपने वापस 75 के अंदर 6 का भाग दिया, कितने तक गया 12 तक, कितने बच गए 3, फिर आपका 0 नहीं आया, फिर आपने लास्ट स्टेप में और भाग दिया, यानी कि जब तक ये 0 नहीं आ जाए अब तक बिल्कुल भाग देते रहोगे। हो सकता है ये पहले स्टेप में ख़त्म हो जाए, दूसरे में चला जाए, तीसरे में चला जाए, चौथे में चला जाए, 5 स्टेप तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो जितने स्टेप तक जाएगा उतने तक आपको भाग देते रहना है। और ये जो वर्क मैंने इधर किया, ये वर्क आपका रफ कार्य है, ठीक है ना, ये आपको फेयर नहीं करना है, ये आपका रफ कार्य है, ये आपको कच्ची कॉपी के अंदर या रफ कार्य में जहाँ भी आप करते हो वो करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसी प्रकार का एक और अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। और साथियों जो अपने बुक चैप्टर की उदाहरण है वो अपने मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। कल अपने नेक्स्ट क्लास में जो इसके क्वेश्चन है वो अपने करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने जो इसके एक्चुअल क्वेश्चन हैं बुक के वो अपने करेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आएंगे तो अपने उसको करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसने क्या कहा है, इसने कहा है अपने से कि इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। जो धुन लेके अपने देखे होंगे टीवी के अंदर वो वाले, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम संख्या वर्ड आ जाए ना, अधिकतम संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे इसने बोला अधिकतम संख्या, तो इसका मतलब अपने से क्या पूछा जा रहा है, अपने से पूछा जा रहा है HCF, क्या पूछा जा रहा है HCF, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने कुछ स्पेशल नहीं कहा है, स्पेशल का मतलब न तो उसने ये कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और नए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो बिल्कुल अपने चैप्टर अभाज्य जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कर रहे हैं ये वाला, तो बिल्कुल इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी करेंगे, ठीक है ना। इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपने करने वाले हैं। तो देखिए वही मेथड है अपने पास, अपने पहले क्या करते हैं, दो संख्या है जो लिख लेते हैं 100, ठीक है ना, 616 इज ग्रेटर देन 32, फिर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेय द्वारा, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा सा फिर आपको रफ कार्य इसके अंदर बता देता हूँ कि ये जो बड़ी संख्या है 616, ठीक है ना, ये आपके पास जो बड़ी संख्या है 616, ये आपका किसका मान है, ये है ए का मान, ठीक है ना। और जो 32 है वो आपका बी का मान, बी बोले तो भाजक, और ये आपका भाज्य, ठीक है ना। अब देखिए वो एक प्रोसेस अपने इधर अपने लिखा, ब्लैक पेन से करते हैं, इधर अपने लिखा 616 क्योंकि बड़ी संख्या में भाग देते हैं, इधर लिखेंगे अपने 32। अब इधर रफ कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, छः सौ सोलह के अंदर अपने 32 का भाग देंगे, 32 का जब भाग देंगे 616 के अंदर, तो ये देखिए कितने तक जाएगा, पहले जाएगा 1 तक, हाँ 32 दूआ 64 होता है तो 1 तक जाएगा, ठीक है ना। 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9, ठीक है ना, 11 में से अंसली, 11 में से 1 में से 2 जाता नहीं है क्योंकि ये माइनस करते हैं, तो 11 में से 2 गए तो 9 बच गए, इधर कितने बच गए 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2, और ऊपर से आंसर उतारा 296, ठीक है ना, 296 बचेगा। अब देखिए भाग कितने तक जाएगा, 32 इंटू 10 यानी कि लगभग 10 तो 320 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 तक, जब 9 तक अपने लिखेंगे तो 9 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 और यानी कि अपने पास 9 27 और 1 28 यानी कि 288, ठीक है ना, 288 तक जा रहा है, 288 तक जा रहा है, पूरा तो नहीं जा रहा लेकिन फिर भी शेषफल बच रहा है। अब देखिए एक अंक है तो आगे 32 में भाग जाता नहीं, इसलिए अपने छोड़ देते हैं। तो भाग कितने तक गया, भागफल लिखने भाग क्यों लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, जितने तक भाग गया उतने तक लिखेंगे, यानी कि इंटू 19, क्योंकि क्यू भाग में होता है ना, और प्लस में आर कितना है 8, तो 8 इज़ नॉट इक्वल 0, यानी कि जो 8 है वो आपका 0 के बराबर नहीं है तो फिर आगे फिर करेंगे, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक चलता रहेगा। अब आपके पास जब नेक्स्ट स्टेप जाएगा तो आपके पास संख्या बदल जाती है, यानी कि 32 आगे आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 8। अब फिर रफ कार्य मैं इधर बता देता हूँ, 32 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितने तक जाएगा 4 तक, यानी कि 8 चौका कितना होता है 32, ठीक है ना। इसका मतलब कि पूरा चला गया, कितने तक गया 4 तक, क्यू लिखना है और फिर आर यानी कि शेषफल 0, तो 0 बराबर 0, ठीक है ना, 0 बराबर 0। अब मैंने आपको एक बात लिखाई थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम चरण है जहाँ पे आपके पास शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, उसका जो बी होता है उसका क्या होता है, जो बी है, ठीक है ना, इसका जो बी, ये वाला बी है, ठीक है ना, ये आपका ए है और ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ठीक है ना, ये आपका आर है। मैंने बोला जो अंतिम चरण है उसके अंदर जो बी होता है वो आपका क्या होता है एच शेप होता है, तो यहाँ से आपके पास एच शेप कितना आएगा, एच शेप आपका आ जाएगा 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो आज अपने 2 क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इस चैप्टर का एक उदाहरण और चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज अपने इस क्लास में बेसिक प्लस इस चैप्टर के बारे में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके बारे में, और वो कैसे बनती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर किस प्रकार से बना है और उस पर क्वेश्चन अपने किस प्रकार से करने हैं, ठीक है ना, इसके बारे में अपनी डिटेल से आज चर्चा करिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जो बच्चे लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, मैथ नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल इस क्लास का अधिक से अधिक यूज करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और मैं बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा कंप्लीट, ठीक है ना, शुरू से लेकर अंत तक सारा सिलेबस करवाएंगे। और जो भी आपके डाउट है वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल चीनिया क्लासेस पे यदि नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल पे लेके आएँ, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।